नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात कलाकारों की होगी, बात घुसपैठियों की होगी, बात हिंदुस्तान के भीतर छुपे 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों की होगी, बात चीन की होगी, बात राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के दो रास्ते क्यों बन रहे हैं इस पर भी होगी, और बात बारामूला की भी होगी। लेकिन शुरुआत किससे की जाए? आज कुछ सुनाते हैं पहले आप। तस्वीर नितिन यादव की जो शहीद हो गए, बीएसएफ के जवान, और गीत इसलिए आज जेपी दत्ता का जन्मदिन है। तो आइए आज जरा बॉर्डर तलाशने निकलते हैं। और बॉर्डर में आज से नहीं बल्कि 1948 में बॉर्डर की दिशा में जो पहला कबीलाई हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसका केंद्र भी बारामूला था। जरा ये देख लीजिए उस पहचान को। बारामूला पहचान है किस बात की, किस रूप में यह दिखाया गया, इस पे बात होगी। लेकिन जरा समझने की कोशिश की जाए, इस देश के भीतर बातचीत किस पर होनी चाहिए? आतंक पर, आतंकवादी देश पाकिस्तान पर, पाकिस्तान से आने वाले कलाकारों को आतंकवादी की नजरिए से देखने को लेकर, या फिर जिन बातों पर जिक्र होना चाहिए वो जिक्र होता ही नहीं इस देश के भीतर। शुरुआत करते हैं इस देश में 15,000 पाकिस्तानी नागरिक कहां छुपे हुए हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 100 कलाकार भारत से गाढ़ी कमाई करते हैं। बीते 1.5 बरस में 300 से ज्यादा आतंकवादी सीमा पार से कश्मीर में घुस चुके हैं। और भारत का वीजा लेकर पाकिस्तान से आए 15,000 से ज्यादा नागरिक देश के अलग अलग हिस्सों में लापता हो गए। यानी 15,000 पाकिस्तानी नागरिक देश के किन हिस्सों में कहां छुपे हैं कोई नहीं जानता। तो फिर अब सरकार का रुख होना क्या चाहिए? क्योंकि झटके में बॉलीवुड पाकिस्तानी कलाकारों के भारत आने पर बंट रहा है। वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, और ना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। तो बारामूला के हमले ने कश्मीर में छुपे आतंकवादियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस बहस और गुस्से में कोई इस सच को नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक बाकायदा वीजा लेकर भारत आए वो यहां आकर लापता कैसे हो गए। क्योंकि संसद में पेश सरकार के ही आंकड़े बताते हैं 3 दिसंबर 2014 तक 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर भारत आए, मगर अब चंपत हो चले हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक उसी राजस्थान में चंपत हुए जो पाकिस्तान से युद्ध के दौर में सबसे संवेदनशील माना जाता है। चाहे वो 1965 का युद्ध हो या 71 का, या फिर मौजूदा वक्त में, क्योंकि राजस्थान की सीमा पार ही पाकिस्तान की फौज फिलहाल सैनिक अभ्यास कर रही है, सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि राजस्थान में पाकिस्तान के 8,500 नागरिक लापता हो गए, लेकिन किसी ने कोई जिक्र किया तक नहीं। और लगातार जिस मुंबई गुजरात के समुद्री इलाके में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के आने की बात हो रही है, संदिग्ध बोट के आने का जिक्र हो रहा है, उन क्षेत्रों में भी हजारों पाकिस्तानी नागरिक चंपत हो गए, लेकिन उन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका। महाराष्ट्र में 2023 पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं, तो गुजरात में 1,779 पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं। और पाकिस्तानी नागरिक क्या आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं? जब यह बहस आईबी और रॉ तक कर रही है तब समझना होगा, अगर हाई अलर्ट पर देश के कई हिस्से हैं तो पाकिस्तानी नागरिक भी सिर्फ सीमावर्ती राज्यों में ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में 1,779 नागरिक वीजा लेकर पहुंचे और फिर चंपत हो गए। तो उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं। यानी पाकिस्तानी नागरिक देश के कई हिस्सों में बिखरे पड़े हैं, और इनके लापता होने की जानकारी होने के बावजूद केंद्र या राज्य सरकार की कोई एजेंसी उन्हें खोज पाने में सफल नहीं हो पाई है। मसलन
यूपी में पाकिस्तानी नागरिक जिले दर जिले मौजूद हैं, क्योंकि सरकार का ही कहना है कि पाकिस्तानी नागरिक भारत का वीजा लेकर जब यूपी में पहुंचे तो लखनऊ से 34, बरेली से 25, कानपुर से 29, मेरठ से 22, मुरादाबाद से 17, बनारस से 14, इलाहाबाद से 15, गोरखपुर से 10 और अलीगढ़ से भी 10 पाकिस्तानी नागरिक लापता हो गए, यानी पहुंचे जरूर लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं लौटे। तो सवाल सिर्फ कलाकारों का नहीं, अवैध रूप से भारत में रह रहे नागरिकों का भी है, क्योंकि सच यही है कि कलाकार बाजार से आकर्षण में भारत आता है और अवैध रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक में कौन किस हसरत से कहां है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों की नजर में उसका कद ही बड़ा होगा जो यहाँ भारत के खिलाफ काम कर दे या कहें उनकी बिसात पर मोहरा बन जाए। तो चिंता वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों पर कहीं ज्यादा होनी चाहिए, न कि सिर्फ कलाकारों और पाकिस्तानी कलाकारों के बहस को लेकर। यह संवेदनशील स्थिति तो है जो चकाचौंध में है, जो शहरों में है, जो मुख्य धारा में है, उसको लेकर बहस। लेकिन आतंक का सिरा कहां किस गली में है, कौन सी सकरी गली किस दिशा में जा रही है, कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। बॉर्डर फिल्म दरअसल बनाई थी जेपी दत्ता ने 1971 को लेकर। 1971 का युद्ध, लोंगोवाल से पाकिस्तान की एंट्री। 1965 का युद्ध, पाकिस्तान की एंट्री लोंगोवाल के इलाके से ही हुई थी सबसे पहले। और 1948 में चले जाइएगा तो वो इलाका बारामूला का था, जहां पहली बार 1947 अक्टूबर का महीना पाकिस्तानी सेना पहुंची थी और बारामूला में ही भारतीय सेना ने उन्हें रोका था। कल रात फिर वहां पर आतंकी दस्तक हुई। स्थितियां बदल रही है, इलाका वही है। उन्नीस में भारतीय सेना ने बारामूला में ही पाकिस्तानी सेना को रोका था और 2016 में पाकिस्तानी सेना के सेफ रास्ते के तहत ही बारामूला के इलाके में ही आतंकवादी सेना पर हमले कर रहे हैं। तो विभाजन के बाद जो पहला हमला 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1947 के बीच कश्मीर में हुआ, वो मुजफ्फराबाद के रास्ते बारामूला तो मीरपुर के रास्ते राजौरी में हुआ था। और भारत की तरफ से जो पहला जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया गया था वो 27 अक्टूबर से 17 नवंबर 1947 के बीच बारामूला और गुलमर्ग से लेकर उड़ी तक के क्षेत्र में दिया गया। तो क्या उड़ी हमले के बाद बारामूला में जिस तरह आतंकवादियों ने सेना हेडक्वार्टर को निशाने पर लिया है, वो पाकिस्तान की रणनीति के लिए सबसे मुफीद इलाका है, या फिर भारत में लगातार आतंकी घुसपैठ का जो रास्ता है वो झेलम दरिया के रास्ते बारामूला कहीं उस रिहाइश जमीन को सबसे ज्यादा छूता है जहां से कश्मीर में आतंकवादियों का घुल मिलकर छुप जाना सामान्य सी बात है। और अब जब सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान से युद्ध सरीखे तनाव बढ़े हैं तो छुपे हुए आतंकवादियों के जरिए हमलों की शुरुआत, क्योंकि रक्षा मंत्री पारिकर के मुताबिक 2015 में 118 घुसपैठ की घटनाओं में से 33 घुसपैठ की घटनाओं में आतंकवादी भारत में घुसने में सफल रहे थे। 2016 में पहले 3 महीने यानी मार्च तक 24 घुसपैठ की घटनाओं में 18 में आतंकवादी घुसने में सफल रहे। और बीते 6 महीनों में यानी सर्जिकल अटैक से ठीक पहले अप्रैल से सितंबर तक के दौर में सेना मानती है कि इस दौर में घुसपैठ में तेजी आई और हर घुसपैठ में औसतन 4 से 16 आतंकवादियों की घुसपैठ होती है। यानी मौजूदा वक्त में घाटी में 200 से ज्यादा आतंकवादियों के छुपे होने को नकारा नहीं जा सकता। और ध्यान दे तो सर्जिकल अटैक के बाद सेना की गश्त और सुरक्षा कर्मियों की धरपकड़ घाटी में तेज जरूर हुई। ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना का सीजफायर तोड़ना और बारामूला में आतंकवादियों का हमला करना क्या पाकिस्तान के उस रणनीति का हिस्सा है जहां वो सीमा पर गोलाबारी कर घाटी में छुपे आतंकवादियों को इशारा देती है कि वो हमला करें? इसीलिए बीते 48 घंटों के भीतर 9 जगहों पर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। सेना गोलाबारी का जवाब देने में उलझी तो आतंकवादी हरकत में आए। यानी भारत के सामने नया सवाल सिर्फ पाकिस्तानी सेना के जवाब देने भर का नहीं, बल्कि घाटी में छिपे स्लीपर सेल्स को काउंटर करने का भी। स्लीपर सेल्स, एक सवाल यह, सीजफायर उधर टूटेगा, आतंकवादी इधर सक्रिय होंगे। आतंकवादी सक्रिय तब होंगे जब स्लीपर सेल्स उनके साथ खड़ा होगा। ये स्लीपर सेल्स चीज क्या होती है, जरा देखिए इसे। लेकिन सच पहले पर्दे जितना हसीन नहीं होता।
क्योंकि सच तो यही है कि देश में आतंकवादियों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं और सर्जिकल अटैक के बाद आशंका यही है कि आतंकवादी इन स्लीपर सेल्स को एक्टिव करेंगे या कहें तो उन्हें कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस से स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को 3 दिन पहले ही सूचना मिली थी कि 2 फिदाइन बारामूला के ओल्ड टाउन एरिया में छिपे हैं, जिन्हें लोकल स्लीपर सेल से मदद मिल रही है। इससे पहले इन आतंकवादियों को दबोचा जाता आतंकवादियों ने हमला कर दिया। और पिछले कुछ महीने पहले ये ग्रुप के साथ, एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ भारत के बॉर्डर में घुसे थे। पिछले कई दिनों से ये यहीं बारामूला इलाके में देखे गए थे और 3 दिन पहले कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस इनपुट भी जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये 2 लड़के जो स्लीपर सेल हैं यहाँ पे बारामूला में, ओल्ड टाउन जो है वहां पर, उनकी मदद से हमला कर सकते हैं भारत के फौज के किसी न किसी इंस्टॉलेशन पर, किसी न किसी कैंप पर। तो सवाल है, क्या घाटी में स्लीपर सेल्स अब सक्रिय हो चले हैं? और सिर्फ घाटी ही क्यों, जब देश के अलग अलग हिस्सों में हाई अलर्ट किया गया है और इन सब के बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि सिर्फ तेलंगाना और करीमगंज जिले में 90 से ज्यादा स्लीपर सेल्स हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही 100 से ज्यादा स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। तो फिर देश में आतंकवादियों के 500 से ज्यादा स्लीपर सेल्स होने का अनुमान भी है, जो कब किस तरह किसे अपना निशाना बनाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि याद कीजिए तो मुंबई हमले में अहम भूमिका निभाने वाला डेविड कॉलमैन हेडली लश्कर-ए-तौयबा का स्लीपर सेल ही था। यानी स्लीपर सेल देश में है, यह सच है। लेकिन सवाल यही, क्या सर्जिकल अटैक के बाद आतंकवादी स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर अपने मंसूबों को अंजाम देंगे? स्लीपर सेल्स को हथियार बनाने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि घुसपैठ पर लगाम लगाने में सेना और बीएसएफ जी जान से जुटी जरूर है और आतंकवादियों से सीधा मुकाबला करने के लिए हाई अलर्ट पर भी है। लेकिन इस दौर में आतंकवादी जो घुस चुके हैं और जो स्लीपर सेल्स के साथ संपर्क में है, उन्हें सीधी लड़ाई में मात देना शायद सबसे बड़ी मुश्किल है, या कहें सबसे बड़ी चुनौती यही है कि स्लीपर सेल के संभावित युद्ध से निपटा कैसे जाए। और बारामूला या उड़ी की सबसे बड़ी मुश्किल भी यही कि घाटी में आतंक की लकीर कश्मीरियों को कटघरे में खड़ा करती है और पाकिस्तान का कश्मीरी राग आतंकवादियों को ऑक्सीजन देता है। इसीलिए जब जब पाकिस्तानी सेना सीज फायर तोड़ेगी तब तब घाटी में स्लीपर सेल्स सक्रिय होंगे। और पाकिस्तान में नवाज शरीफ की राजनीतिक बैठक में आज ये खुलकर भी उभर गया। सकते हैं ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि वहां सीज फायर टूटे, इधर स्लीपर सेल सक्रिय हो, आतंकवादी अटैक करें। लेकिन आज जो बैठक हुई राजनीतिक तौर पर नवाज शरीफ ने खुद को मजबूत करने के लिए ही की। कैसे, किस रूप में, वहां पर क्या रणनीति है, यह भी रिपोर्ट देखिए। तो सीमा पर सेना सीज फायर तोड़े, घाटी में आतंकवादी हमले करे और इस्लामाबाद में नवाज शरीफ तमाम राजनीतिक दलों के साथ बिगड़ते हालात का रास्ता राजनीतिक तौर पर तलाशने का जिक्र कर दें। जी, फिलहाल पाकिस्तान इसी 3 रास्तों पर चल निकला है, क्योंकि आज नवाज शरीफ की ऑल पार्टी मीटिंग में 6 राजनीतिक दल शामिल हुए और सभी ने आतंकवाद को कश्मीरी संघर्ष की परिभाषा दे दी। लेकिन खास बात यह है कि सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान जिस बोली में धमकी दे रहा था, वो सुर आज बदला हुआ नजर आया और सभी ने सेना के जरिए समाधान के बदले राजनीतिक तौर पर रास्ता बनाने पर जोर दिया। यानी जो सवाल पाकिस्तान में सेना और सत्ता के टकराव का लगातार उभर रहा है और उसमें हर राजनीतिक दल को अब लगने लगा है कि सेना को तरजीह देने का मतलब है राजनीतिक रास्ते का दरवाजा बंद करना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि नवाज शरीफ अब इस हकीकत को समझ रहे हैं कि उनकी कुर्सी रहेगी तो ही वो कोई बिसात बिछा सकते हैं। इसीलिए सेना को एलओसी पर शिफ्ट करना और आतंकवादी संगठनों को घाटी में संघर्ष के लिए तैयार करने पर ऑल पार्टी बैठक में सहमति हुई। हालांकि पहली बार पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, काम करना होगा उस दिशा में। आतंकवाद से लड़ने के सवाल पर उसकी साख कमजोर हुई है, उसे दुनिया को कुछ दिखाना होगा और युद्ध की ताकत कमजोर पड़ी है। यानी सेना सिर्फ सब कुछ नहीं है, ये बताना भी होगा। यानी अपने ही चक्रू में गिरे पाकिस्तान के सामने सुरक्षा, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी के रास्ते खुद को मजबूत करने का भी सवाल है। और पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता के खिलाफ उभरते आक्रोश को संभालना
पाकिस्तान की राजनीतिक सत्ता के लिए मुश्किल भी पड़ रहा है। ऐसे में पहली बार पाकिस्तान की सेना हो या सत्ता, दोनों के लिए कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम अब चीन कर रहा है। और शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर पाकिस्तान से आप शहमात का खेल खेल सकते हैं, लेकिन चीन का क्या करेंगे? क्योंकि चीन जिस दिशा में और जिस तरीके से भारत को लेकर पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया है, एक नहीं 3 मुद्दे। रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद से लेकर पानी के सवाल पर जिस तरह चीन भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसने संकेत तो यह भी दे दिए हैं कि जहां पाकिस्तान फेल हो गया, वहां चीन पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ सक्रिय हो गया। तो क्या पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन से लेकर आतंकवादी कार्रवाई का जवाब तो भारत की सेना सीधे दे सकती है, लेकिन जहां चीन हरकत कर रहा है, वहां कैसे जवाब दिया जाए? क्योंकि सवाल सिर्फ इतना भर नहीं कि पठानकोट हमले के बाद ही भारत के दबाव में मसूद अजहर पर पाकिस्तान के तेवर ढीले जरूर पड़े थे। सिंधु नदी का पानी रोकने के सवाल पर पाकिस्तान के माथे पर शिकन जरूर उभरी थी, लेकिन चीन ने यूनाइटेड नेशन में मसूद अजहर को आतंकी न मानने पर 2 बार वीटो लगा दिया। तो ब्रह्मपुत्र पर बने डैम के जरिए भारत पर पानी रोकने के संकेत देने भी शुरू कर दिए। तो क्या अगला कदम सार्क के बदले ब्रिक्स का हो सकता है? क्योंकि सार्क सम्मेलन के रद्द होने से पाकिस्तान एशियाई देशों में ही अलग थलग तो पड़ा है, और ब्रिक्स गठन ने भारत की हैसियत दुनिया के मंच पर बढ़ाई भी है। ऐसे में ब्रिक्स में अगर भारत आतंकवाद का सवाल उठाता है और चीन पाकिस्तान का हित साधते हुए भारत के खिलाफ ही नजर आता है, तो क्या होगा? क्योंकि भारत एक तरफ पीओके का जिक्र कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अक्साई चीन का जिक्र कश्मीर के हालात से बेहतर बताकर कर रहा है। यानी चीन की रुचि भारत पाकिस्तान के युद्ध सरीखे माहौल में न सिर्फ जागे, बल्कि चीन एक्शन में नजर आए। पाकिस्तान अब कूटनीतिक तरीके से इसकी पहल भी कर रहा है। और इन सब के बीच राहिल शरीफ भी पाकिस्तानी सेना की ताकत की जानकारी चीन से बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यानी भारत जब ये कहता है कि वो विस्तारवादी नहीं है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया भी। यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति छोड़ देगा, क्योंकि सच तो यह भी है कि जिस चीन के पास कश्मीर का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है, लद्दाख का 700 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर वो कब्जा किए है, अरुणाचल पर उसकी नजर है। यानी युद्ध का सवाल सिर्फ पाकिस्तान तक ही टिकेगा या सिर्फ पाकिस्तान तक ही समाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि लकीर चीन तक जाएगी। और तैयारी अब चीन को लेकर भी करनी चाहिए। 62 के बाद चीन से कोई सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रोक्ष तौर पर चीन की विस्तार नीति जो है, विस्तारवादी नीति, बार बार भारत की सीमा के भीतर घुसती जरूर है। बहरहाल शुरुआत हमने बॉर्डर से की थी और अंत बॉर्डर से इसलिए क्योंकि बॉर्डर एक युद्ध को लेकर बनाई फिल्म थी, लेकिन जब वो फिल्म खत्म होती है तो एक गीत बजता है। इस गीत को सुनिए, जो युद्ध के खिलाफ है या उसकी त्रासदी का प्रतीक है।